अंशिका के भाइयों ने उसकी शादी एक सब्जी बेचने वाले से कर दी और कहा कि अब इस घर में ससुराल की परेशानियां लेकर ना आना। अंशिका ने पति के साथ सब्जी बेचकर पैसे जमा किए और पति को दुबई भेज दिया। और फिर महीने बाद पैसे आते तो नंदे आकर कहती, भाई की कमाई पर हमारा भी अधिकार है। तो सास और नंदे अंशिका से पैसे छीन लेती तो अंशिका के बच्चों को पेट भर कर खाना न मिलता। जब उसका पति वापस आया तो बच्चों की हालत देखकर अंशिका को मारने लगा कि तभी सास और ननद के पैरों तले से जमीन निकल गई। जब अंशिका की बेटी ने कहा, बता कौन था ये जो अभी अभी मुझे ऊपर आता देख कर भागा है, आशिक था क्या तेरा? अंशिका का भाई चिल्लाते हुए पूछ रहा था। अंशिका डर के मारे फटी फटी आंखों से भाई का चेहरा देख रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि पीछे छत पर कौन खड़ा उसे देख रहा था। वो तो अपने ही विचारों में मगन कपड़े धोकर छत पर फैलाने आई थी। उसे गुमसुम खड़ा देखकर उसका भाई हाथ से पकड़े हुए उसे घसीटते हुए नीचे ले आया। आज के बाद तू छत पर नहीं जाएगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि कमरे में टांगे पसार कर आराम करती तीनों भाभियां बाहर निकल आईं। अंशिका का दिल चाहा कि वो शर्म के मारे जमीन में गड़ जाए। बड़े भाई ने भी तो कोई लगी लिपटी ना रखी, खुलेआम बता दिया कि ऊपर छत पर कोई लड़का अंशिका को देख रहा था और ज़रूर उसके साथ अंशिका का कोई चक्कर है। अरे मैं तो पहले ही कहती थी ये बेकाबू होती जा रही है। माँ बाप सर पर नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है, जल्दी इसका ब्याह कर दो, छोटी भाभी चमक कर बोली। अंशिका ने अपना सिर और झुका लिया। करता हूँ इसका बंदोबस्त, आंखें दिखाता हुआ बड़ा भाई घर से बाहर निकलता चला गया। तीनों भाभियां सर जोड़कर अंशिका के चक्कर के बारे में बातें करने लगी। अंशिका का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले, ऐसे इल्ज़ाम तो उस पर आए दिन लगते रहते थे, मगर अब इसके आगे क्या होने वाला था इस बात से वो अनजान थी। अगली रात को अंशिका के बड़े भाई ने अपने एक दोस्त के रिश्तेदार के साथ अंशिका का रिश्ता तय कर दिया। भाई के अनुसार लड़का अच्छा और शरीफ है, बस एक ही कमी थी कि लड़का सब्जी बेचता था। खुद वो लोग अच्छे खासे पैसे वाले थे, मगर अंशिका के भाइयों को कोई चिंता न थी कि भविष्य में अंशिका का गुजारा कैसे होगा। वो तो बस किसी भी तरह अंशिका से जान छुड़ाना चाहते थे। 4 दिन बाद ही शादी की डेट रख दी गई। अंशिका दिन रात घुटनों में सर दिए रोती रहती, मगर आखिरकार वो दिन भी आ गया और कुंदन उसे ब्याहने के लिए आ पहुंचा। विदाई के समय अंशिका के सर पर हाथ रखते हुए बड़े भाई ने उसे आंखें दिखाईं। वो जो रोते हुए उनके गले लगना चाह रही थी एकदम ठिठक कर रुक गई। आज विदा कर रहा हूँ तो याद रखना, अब तेरी अर्थी ससुराल से निकलनी चाहिए। ससुराल वालों में ऊंच नीच होती रहती है, उनकी शिकायतें लेकर मेरे पास मत आना। अंशिका हक्का बक्का भाई की शक्ल देखती रही, जो ये कहकर पीछे मुड़कर ऐसे जा रहा था जैसे आज उसका कर्तव्य पूरा हो गया हो। भाभी और भाई सभी बड़े संतुष्ट थे। कुंदन किराए की गाड़ी लेकर आया था, जिसमें बिठाकर वंशिका को अपने घर ले आया। घर क्या था, एक छोटी सी कुटिया थी, 2 कमरे, सामने छोटा सा आंगन। उसे बताया गया था कि लड़के के आगे पीछे कोई नहीं, मगर लड़के की सौतेली माँ और 2 शादीशुदा नंदे मौजूद थीं, जिनका रूप देखकर तो लगता था कि वो हमेशा कुंदन के घर में ही पड़ी रहती हैं। दिन गुजरना शुरू हुए तो अंशिका को अंदाज़ा हुआ कि कुंदन एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो आते हुए चुपके से इसके लिए कोई चीज़ जेब में दबा कर ले आता, मगर वो गरीब था। सब्जी बेचकर वो दिन भर में बड़ी मुश्किल से इतने पैसे बचा पाता कि उनके घर का चूल्हा जल जाता। वो पैसे भी माँ अपने हाथ में ही रखती, और अगर सौभाग्यवश से कभी हफ्ते के कुछ अच्छा खाना बन जाता तो दूसरी गली में रहने वाली नंदे भी आ जाती। अंशिका मुंह देखती रह जाती और सारा खाना चट हो जाता। उसे चटनी के साथ रोटी खाना खाकर सोना पड़ता, मगर वो फिर भी खुश थी। कुंदन उसका बहुत ख्याल रख करता था। मेरा दिल चाहता है अंशिका कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूँ, मगर मैं इतना भागा हूँ कि इतनी मेहनत के बाद भी पैसा मेरे हाथ में नहीं आता। रात को छत पर मुंडेर के साथ टेक लगाए बैठे हुए कुंदन ने अंशिका से कहा। उसके स्वर में उदासी थी। अंशिका ने एक प्यार भरी नज़र उस पर डाली। आप चिंता क्यों करते हैं, भगवान आपके हाथ में एक दिन बहुत पैसे देंगे। अंशिका की बात पर कुंदन सिर झटक कर उठ खड़ा हुआ। कितने सालों से तो सब्जी बेच रहा हूँ, अभी तक इसी किराए के मकान में रह रहे हैं, अपना मकान बनाने के भी पैसे नहीं हैं। तुम्हें मैं सोने की चूड़ियाँ बनवा कर देना चाहता हूँ, उसके भी पैसे नहीं हैं। पता नहीं ये सब कैसे होगा। अंशिका ने उसका हाथ थाम कर उसे एक बार फिर तसल्ली दी। रात ज़्यादा हो रही थी, इसलिए दोनों उतर कर नीचे चले आए। कुछ दिन बाद अंशिका की तबीयत खराब हुई तो कुंदन उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगा। यूं ही सिर में दर्द होगा, सुबह से सर लपेटे पड़ी है, ड्रामे ही नहीं खत्म होते महारानी के, फालतू में उसके ऊपर पैसा लगा कर आएगा। सरकारी अस्पताल ले जाना, प्राइवेट में बिना पैसे लूटते हैं। वो मोटरसाइकिल पर बैठकर घर से बाहर निकल रहे थे जब सास की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। अंशिका ने अपना सर झटक दिया। परेशानी की बात तो कोई न थी। अस्पताल वालों ने खुशखबरी ही सुनाई। अंशिका माँ बनने वाली थी। कुंदन के तो पाँव ही जमीन पर ना टिकते थे। हाँ, लेकिन सास ने सुनते ही मुंह बना लिया और दबे शब्दों में कहा भी कि इतनी जल्दी बच्चा पैदा करने की क्या ज़रूरत थी, पहले ही खर्चे पूरे नहीं होते। मगर एक अजीब बात हुई, कुंदन पहले से ज़्यादा परेशान रहने लगा। बच्चे के जन्म का समय जैसे जैसे करीब आ रहा था, वैसे वैसे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
मैं बहुत परेशान हूँ अंशिका, पता नहीं मैं अपने बच्चे के खर्चे उठा पाऊँगा या नहीं। वो परेशानी से अंशिका से कहता, अंशिका खामोश रह जाती। उसका जी चाहता कि वो कुंदन से कहे कि जो पैसे हर हफ्ते उसकी बहनें आकर उड़ाकर चली जाती हैं, अगर वो बचा कर रख ले तो उनका भविष्य बन सकता है, मगर वो ये ना कह सकती थी। घर में कोहराम मच जाता, मगर अंशिका ने कुंदन को सलाह दी कि वो अपने घर के बाहर ही सब्जी का बड़ा ठेला लगाना शुरू कर दे। यहाँ लोग ज़्यादातर उसे जानते थे, इस तरह से वो दुकान के किराए से भी बच जाएगा। कुंदन को ये बात अच्छी लगी, उसने ठेला खरीदा और घर के बाहर सब्जी बेचने लगा। इस सुझाव ने वाकई बड़ा काम करके दिखाया, लोग जान पहचान में आकर भी सब्जी खरीदने लगे। अब कुंदन की अच्छी खासी बचत होने लगी। वो यूं करता कि ये बचत लाकर अंशिका के हाथ पर रख देता था। अंशिका छुपा कर ये पैसे जमा करने लगी। जो जो डिलीवरी का समय पास आ रहा था, वैसे वैसे अंशिका की घबराहट बढ़ती जा रही थी और आखिरकार एक दिन उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। कुंदन बेटी को पाकर बहुत खुश था। सास और नंदों के मुंह बन चुके थे, मगर अब वो बहुत ज़्यादा परेशान था। बेटी का दहेज कैसे बनाऊंगा, यही सोचकर उसे चैन न लेने देती। अंशिका ने जमा की हुई पूंजी निकालकर उसके सामने रखी और कहा, इस पूंजी से कोई कारोबार कर लो। कुंदन की आंखें चमक उठी। वह पूंजी अच्छी खासी थी और फिर जल्दी अपने एक दोस्त से बात करके उसने दुबई जाने का निश्चय कर लिया। जिस दिन वो अपना बैग उठाकर दुबई जाने के लिए घर से निकल रहा था, अंशिका अपनी नन्ही से बेटी को गोद में उठाए अपने आंसू छुपाने में बुरी तरह नाकाम हो रही थी। मगर सास और नंदे बहुत खुश थीं। सबने सुन रखा था कि दुबई जाने वालों के घर वाले बड़े ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजारते हैं। जिस दिन कुंदन घर से निकला, उसी दिन अंशिका की दोनों नंदे अपने बैग उठाए उनके घर आधम की। आंगन में रोना धोना मचा था। अंशिका हैरान होते हुए कमरे से बाहर निकली। दोनों नंदे रोते हुए माँ से लिपट रही थीं। माँ, मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है, कई महीनों का किराया नहीं दिया था। पहले तो भाई पैसे से जाकर किराया दे दिया करते थे, अब वो भी नहीं है, इसलिए हम किराए के मकानों में नहीं रह सकते। नंदे झूठ मूठ के आंसू बहाते हुए कह रही थी। अंशिका ने एक ठंडी सांस ली, क्योंकि उसकी सास दोनों नंदों को गले से लगाते हुए उन्हें यहीं रहने की ऑफर कर रही थी। घर में 2 ही कमरे थे। एक कमरे में अंशिका रहती थी और दूसरे में उसकी सास। मगर जिस दिन दोनों नंदे आईं, अंशिका देर रात तक किचन में काम करती रही। जब वो किचन से बर्तन धोकर बाहर निकली तो हैरान रह गई। आंगन में पड़ी हुई चारपाई पर उसकी नन्ही सी बेटी पड़ी सो रही थी। अंशिका लपक कर आई। सर्दी का मौसम था, ऐसे में बच्चे के ऊपर कोई कंबल भी न था। उसने हैरान होकर देखा कि बच्चे को यहाँ चारपाई पर डाला किसने था। वो तो अंदर कमरे में सुलाकर आई थी और तभी उसकी नज़र अपने कमरे पर पड़ी। खुले दरवाजे से अंदर का दृश्य साफ नजर आ रहा था। सामने बेड पर उसकी दोनों नंदे बैठी हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रही थीं। उनके बच्चों ने कमरे में उधम मचा रखा था और हर चीज़ तहस नहस कर रहे थे। अंशिका चलती हुई कमरे के दरवाजे तक आई। दोनों नंदों ने उसे देखा तो ठिठक कर रुक गईं। उनकी हंसी रुक गई और दोनों ने बुरा सा मुंह बना लिया। अंशिका, तुम्हारा तो पति चला गया है, तुम ऐसा करो, वहाँ आंगन में पड़ी चारपाई पर ही सो जाया करो। तुम्हें सोने के लिए चारपाई से ज़्यादा और क्या चाहिए। दोनों बहनें मेहमान हैं, कुछ दिन के लिए आई हैं, इसलिए आज से इस कमरे में ये रहेंगी, अंशिका की सास ने उसे कहा। तो अंशिका उन्हें देखती रह गई। दोनों नंदे अगर उसके कमरे में रहने वाली थीं तो वो कहाँ जाएगी। वो क्यों माँ, क्या इनके पति ने लेने नहीं आएंगे। अंशिका ने हिम्मत करके सवाल पूछ ही लिया और तभी उसकी बड़ी नंद तड़प तड़प कर बोली, क्यों तुम्हें हमारे यहाँ रहने पर एतराज़ है क्या। तुम्हें पता तो है हम दोनों के पति आपस में भाई हैं और एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्हें 1 महीने का ठेका मिला है, जिस कारण से वो वहीं पर रहा करेंगे। हमारे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। जब भाई पैसे भेजेंगे तो ही हम किराया देकर अपने घर चले जाएंगे। वो निश्चिंत होकर बोली तो अंशिका का दिल एकदम घबरा गया। क्या कुंदन के भेजे जाने वाले पैसों पर फिर से घर में झगड़ा होने वाला था। नज़र तो यही कुछ आ रहा था। वो ठंडी सांस लेकर पलट गई। आंगन में पड़ी हुई चारपाई पर सोते हुए पूरी रात उसे नींद न आई। इतनी सर्दी थी कि कंबल ठंड को रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। बच्ची पूरी रात बेचैन होकर रोती रही। वहां पहुंचने के 2 दिन बाद कुंदन ने फ़ोन किया। दूसरी ओर कुंदन बड़ी खुशी से बोल रहा था, कैसी हो अंशिका, हमारी बेटी कैसी है। अंशिका ने दबे दबे शब्दों में उसे सबकी खैरियत बता दी। कुंदन के स्वर में बड़ी खुशी थी। उसे वहाँ जाते ही बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई थी। मैं जल्दी पैसे भेजना शुरू कर दूंगा। महीने के महीने जो पैसे भेजूं उससे जमा करती रहना, ताकि जब मैं वापस आऊं तो कोई कारोबार कर सकूं। घर में अच्छा खाना बनाया करना, अपना और अम्मा का खूब सारा ख्याल रखना और हमारी बेटी के लिए कोई कमी मत आने देना। कुंदन खुशी में बोले चले जा रहा था। अंशिका सोच कर रह गई कि क्या वो उसे बताए कि उसकी 2 नंदे पहले ही घर में आकर बैठ गई हैं, जिनकी कुंदन की कमाई पर निगाह है। मगर वो खामोश रह गई। कई सारे वादे करके कुंदन ने फ़ोन बंद कर दिया। अंशिका मोबाइल हाथ में लेकर बैठी थी। जब अंदर से नंद सोकर उठी, उसने आंगन में पड़ी चारपाई पर अंशिका को गुमसुम सा बैठा देखा
तो चौंक गई। भाभी नाश्ता तो बना दे, सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। दूध पत्ती बनाइएगा मेरे लिए, चाय में ज़्यादा पानी ना डालना और एक अंडा भी उबाल देना, बड़ी कमज़ोरी से हो रही है। अंशिका को आदेश देती हुई नंद चारपाई पर आकर पाँव पसाकर बैठ गई। ना चाहते हुए भी अंशिका उठ गई। बच्ची भूख से बिलख रही थी, मगर अंशिका नंद का नाश्ता ना बनाती तो दुनिया जहाँ की बातें उसे सुनना पड़ती। जिस समय वो चाय कप में डाल रही थी तब उसे नंद की आवाज़ सुनाई दी। तौबा है, कैसी माँ हो अंशिका। भाभी, एक बच्ची नहीं संभाली जाती तुमसे। मेरे 3 बच्चे हैं, पता चलता है कि कहाँ हैं। एक आवाज़ उनकी सुनाई नहीं देती, मगर तुम्हें तो बच्चा पालना ही नहीं आता। बस सारा दिन चारपाई तोड़ती रहती हो। अंशिका सुलग के रह गई। नंद को अपने बच्चों का ज़रा ख्याल न था। इस समय भी तीनों बच्चे बाहर गले में खेल कूद रहे थे। उनकी सेहत, पढ़ाई लिखाई, किसी चीज़ की माँ को परवाह नहीं थी। अंशिका ने नाश्ता लाकर नंद के सामने रखा और बच्ची को उठाकर उसे दूध पिलाने लगी। इसे बस एक ही उम्मीद थी कि जल्द कुंदन पैसे भेजना शुरू करे तो वो पैसे जमा करे ताकि उनकी हालत अच्छी हो सके। 1 महीना गुजरा तो कुंदन ने काफ़ी पैसे भेजे। कांपते हाथों से अंशिका ने पैसे जिस समय बैंक से निकाले, उसे विश्वास न आ रहा था कि इतने सारे पैसे वो अपने हाथ में पकड़कर देख रही है। बच्ची कई दिनों से बीमार थी, उसकी दवाई लेने का सोच रही थी। बस आज रात को ही बच्ची के डॉक्टर को दिखाऊंगी, अंशिका ने दिल में पक्का इरादा किया। पर्स को मजबूती से पकड़े वो घर के अंदर आई। सामने उसके दोनों नंदे और सास सर जोड़े बैठी थी। अंशिका को आते देख कर वो एकदम सीधी हो गई। ले आई पैसे अंशिका, लाओ जल्दी मुझे दो पैसे दो, मेरे जोड़ों में बड़ा दर्द है, मुझे अपनी दवाई लेने जाना है। तुम्हारी दोनों नंदों के इस मौसम के सारे कपड़े लाने वाले हैं, बेचारी गरीबों की तरह बैठी हैं, लाओ जल्दी से। आज बाजार जाकर मैं उनका काम तो खत्म करूं, वरना फिर बोलेंगे माँ के घर आई हैं तो उन्होंने कुछ लेकर ही नहीं दिया। अंशिका के साथ जल्दी से उठते हुए बोली। अंशिका हक्का बक्का उन्हें देखती रह गई। अंशिका ने बैग में से पैसे निकाले और कुछ रकम सास के हवाले करने लगी, मगर अगले ही पल उसकी नंद आगे बढ़ी। उसने झपट कर अंशिका के हाथ से सारे पैसे ले लिए। कैसे गिन गिन कर पैसे दे रही हो, अपने बाप के घर से लाई हो क्या? ये हमारे भाई की कमाई, और भाई की कमाइयों पर सबसे ज्यादा बहनों का ही अधिकार होता है। आखिर खाना पीना तो ही तो चाहिए तुम्हें, ये भाई ने हमारे लिए कमा कर भेजे हैं। छोटी नंद आंखें निकालते हुए कह रही थी। उसने सारी रकम दबोच कर अपनी मुट्ठी में रख ली थी। अंशिका हक्का बक्का उसकी शक्ल देखने लगी। उसने मदद मांगते हुए सास की ओर देखा, शायद उसे मना करती। हाँ तो सही तो कह रही है, कुंदन बाहर कमाने के लिए किस लिए गया है? दोनों बहनें आई हैं, अगर 4 पैसे रख लिए तो कुछ नहीं होता। तुझे ज्यादा आंखें निकालने की जरूरत नहीं, सास ने कठोर स्वर में कहा। मगर माँ, कुंदन ने मुझे कहा था कि पैसे जमा करो ताकि वो वापस आकर कारोबार कर सके, और वैसे भी इनके पति तो इन्हें इस महीने लेने आ जाएंगे ना। अंशिका ने मुश्किल से कहना चाहा, मगर अगले ही पल सास ने एकदम आगे बढ़कर उसका मुंह दबोच लिया। मेरी वो बेटियों पर निगाह रखती है, वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती, तू कौन होती उन्हें यहाँ से निकालने वाली, बड़ी आई कुंदन की कमाई पर हाथ रखने वाली? वो मेरा बेटा है और इनका भाई है, चल जाके बर्तन धो। सास ने अंशिका को किचन की ओर धक्का दिया। वो गिरते गिरते बची। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो जानती थी वो इन तीनों औरतों से नहीं लड़ सकती। खामोशी से किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। उसकी बीमार बेटी वहीं चारपाई पर पड़ी धीमी सी आवाज में रोती रही। दिन पर लगाकर उठते रहे गए। हर महीने कुंदन जो पैसे भेजा करता वो सारी की सारी सास और नंदे हथिया लेती। पहले वो अंशिका के अकाउंट में पैसे भेजा करता था, मगर अंशिका की सास ने पहला फुसला कर कुंदन को इस बात पर राजी कर लिया कि वो सारे पैसे उनके नाम पर भेजा करे। वो मोहल्ले के एक लड़के के साथ जाकर अपना अकाउंट भी खुलवा कर ले आई थी। अंशिका को पता ही नहीं चलता कि कुंदन ने कितने पैसे भेजे हैं। सास और उनकी दोनों बेटियां मिलकर सारे पैसे उड़ा जाती। घर में आए दिन अच्छे अच्छे पकवान बनने लगे। अंशिका खाना बनाकर जैसे ही कमरे तक जाती, दोनों बेटियां और सास किचन में जा घुसती। वो अंशिका के लिए कुछ भी न छोड़ती। अंशिका उनका मुंह देखती रहती। हाँ, जिस दिन सब्जी या दाल बनती वो सारा खाना अंशिका के हिस्से में आता, और दोनों नंदे बाहर से खाना ऑर्डर करके पिज्ज़ा और बर्गर मंगवा लेती। अंशिका उनका मुंह देखती रहती। खुद वो रुपए रुपए के लिए तरस गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे, यहाँ तक कि उसकी बच्ची की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी उसके पास एक ढेला तक न था। भाइयों के घर जाने का उसके अंदर साहस न था। उन्होंने तो पलटकर कभी उसकी खबर तक न ली थी। खुद तक बात रहती तो चलो ठीक था, मगर अंशिका की बेटी बड़ी हो रही थी, उसके खाने पीने की ज़रूरतें बढ़ रही थीं। वो थोड़ी कमज़ोर सी थी। अंशिका ने उसे करीबी सरकारी अस्पताल में दिखाया था, तो डॉक्टर ने उसे कहा कि इसे रोज़ाना दूध पिलाया करे ताकि बच्ची की सेहत बने। अंशिका सोच सोच कर रह गई। एक टाइम की रोटी देते समय तो 100 बातें सुनाया करती थी, अब वो बच्ची को दूध पिलाने के लिए भला कहाँ से पैसे लाए। अंशिका वापस आई तो कमरे में लगे हुए बड़े से टीवी के आगे तीनों माँ बेटियां बैठी थीं। ये टीवी भी उन्होंने कुंदन के पैसों से ही लगवाया था। अंशिका झिझकते हुए अंदर आई।
सास ने उसे देख लिया। आ गई अंशिका, सारे कपड़े गंदे रखे हुए हैं, जल्दी से उन्हें धो ले। अंशिका ने एक नज़र कपड़ों पर ढेर पर डाली जो नलके के पास रखे हुए थे। वो कई बार सास को कह चुकी थी कि पैसे तो आते हैं, एक कपड़े धोने वाली मशीन ही ले ले, मगर सास को इस बात से क्या पड़ी थी कि अंशिका हाथ से कपड़े किस तरह धोती है, इसलिए मशीन नहीं आई। हाँ, लेकिन टीवी, दोनों बहनों के पास मोबाइल और घर में अय्याशियों का दूसरा सामान बढ़ता जा रहा था। माँ, डॉक्टर ने कहा है कि शिका के लिए रोज़ाना दूध की ज़रूरी है। अगर भैंस का दूध नहीं तो आप मुझे कुछ पैसे दें, मैं इसके लिए डिब्बे वाला दूध ले आती हूँ। वो बहुत कमज़ोर है, अंशिका ने डरते डरते सास से कहा। उन्होंने एक सख्त निगाह अंशिका पर डाली और रिमोट से टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया। अरे, हमने भी बच्चे पाले हैं, आज तक हमने तो किसी बच्चे को डब्बे वाला दूध नहीं पिलाया। और ये भैंस का दूध तो सिर्फ बीमारी लाता है, टीके लगा लगा कर न जाने दूध में क्या कुछ मिला देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है बच्ची को ये सब कुछ पिलाने की, जो कुछ घर में बनता है वही खिलाया करो। सास ने दो टूक अंदाज में बात खत्म करके टीवी का वॉल्यूम दोबारा से खोल लिया था। अंशिका ने कुछ कहना चाहा, मगर दोनों नंदे शोर मचाने लगी। भाभी, क्यों तंग कर रही हो? इतना अच्छा सीरियल आ रहा है, सर पर सवार मत हो। जाओ जाकर चाय बना कर लाओ। उन्होंने अंशिका को जैसे धक्के मारकर कमरे से निकाल दिया। वो बेचारी अपना समूह लेकर बाहर आ गई। उसकी बच्ची अब पाँव पाँव चलने लगी थी, मगर इसका हाल देखकर ऐसा लगता जैसे उसे कभी खाना मिला ही ना हो। बचपन से लेकर आज तक उसकी कोई ज़रूरत पूरी ही कहीं कहाँ हुई थी। शिका की हालत भी ऐसी थी, जिसे देखकर तरस आता था। गालों की हड्डियां निकल आई थीं, आंखों के किनारे बड़े बड़े काले गड्ढे, और वो हड्डियों का ढांचा बन गई थी। कुंदन को जब भी कुछ कहने की कोशिश करती तो वो उसकी गलतफहमी समझ कर उसे टाल देता और कहता, माँ से पैसे मांग लिया करो, वो भला तुम्हें पैसे क्यों नहीं देंगी। अंशिका खामोश रह जाती। इतनी दूर बैठे पति को वो क्या समझाती कि घर में क्या हालात चल रहे हैं। समय बीतता गया। अंशिका की बेटी 3 साल की हो गई। उसने बातें करना सीख ली थी और बचकाना अंदाज में सारा दिन अपनी माँ से बातें करती थी। उस दिन उनके घर में पनीर बना तो शिका की माँ के पास खड़ी खाने को देखकर ललचा गई। उसने तोतली आवाज़ में माँ से खाना मांगा। अंशिका ने नज़र उठाकर देखा, सास सामने ही चारपाई पर बैठी देख रही थी। अंशिका ने दिल बड़ा करते हुए प्लेट में 2 टुकड़े पनीर के निकाले और उन्हें ठंडा करके बच्ची के हाथ में पकड़ा दिए। बच्ची खुशी खुशी प्लेट लेकर किचन से बाहर निकली। बाहर आंगन में पहुंची थी कि अचानक बाहर खेलते हुए नंद के बच्चों को प्लेट में पनीर नजर आ गया। वो एकदम दौड़ते हुए आए और उन्होंने अंशिका के बेटी के हाथ से प्लेट छीन ली। वो बच्चे देखते देखते ही सारा खाना चट कर गए। अंशिका की बेटी रोने लगी। वो रोते हुए माँ के पास किचन में आई। वो माँ से कह रही थी कि उसे और चाहिए, क्योंकि बुआ के बच्चों ने उसका सारा खाना खा लिया है। अंशिका ने प्लेट में दोबारा से पनीर निकालना चाहा, मगर उसी पल सास किचन में आ गई। देख रही हूँ मैं छुप छुप कर सारा खाना, या तो तू खुद खा जाती है या अपनी इस डायन को खिला देती है। खा खा कर तेरा पेट कब भरेगा? मेरे बेटे को तो परदेश भेज दिया है, और वो जो कुछ भेजता है वो तेरे पेट में ही जाता है। सारा पनीर इसी तरह खत्म कर देगी तो हम घर वालों ने क्या खाना है? पता नहीं कि आज मेरे दामादों ने भी घर आना है। निकाल इसे किचन से बाहर और रोटियां बना। दोबारा मैं ना देखूं कि तुझे खाना इस तरह से बर्बाद किया है। गुस्से में सास ने अंशिका को बुरी तरह से झिड़क दिया। अंशिका ने आंसू भरी नजरों से अपनी बेटी की ओर देखा, जो सहम कर दीवार से लगकर खड़ी हो गई थी। शायद उसे भी समझ आ गई थी कि ये खाना उसके लिए नहीं है। अंशिका ने खामोशी से एक छोटी सी रोटी बनाकर बच्ची के हवाले कर दी। उसे अपने भाग पर बुरी तरह से रोना आ रहा था, मगर वो क्या कर सकती थी। खामोशी से बेटी को लेकर किचन से बाहर निकल आई। बाहर घर में हंगामा मचा हुआ था। दोनों नंदों के पति आ गए थे और कोल्ड ड्रिंक के बड़े बड़े गिलास हाथों में पकड़े खूब हंसी मजाक हो रहा था। इन सब ने चाय की फरमाइश कर दी थी। मजबूरन अंशिका चाय बनाकर बाहर आंगन में लाई। जिस समय वो सबके आगे ट्रे करके उन्हें चाय के कप पकड़ा रही थी, अचानक घर का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। सबने ही चौंक कर आने वाले की ओर देखा। अंशिका जहाँ की तहाँ रह गई। आने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति कुंदन था। अंशिका के हाथ में चाय के कप लड़खड़ा गए। सभी अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। कुंदन के चेहरे पर खुशी फैली थी। सब आगे बढ़े और उससे मिलने लगे। सब सास ने यूं कुंदन का माथा चूमा जैसे वो हर दिन उसे याद किया करती थी। अरे भाई, अच्छा हुआ आज आप भी आ गए, हम लोग भी बस आज ही आए हैं माँ से मिलने के लिए। अंशिका की ननद ने सफाई से झूठ बोला तो अंशिका उसे देखकर दंग रह गई। कुंदन ने एक प्यार भरी निगाह अंशिका पर डाली, मगर उलझ कर रह गया। अंशिका के फटे हुए कपड़े और हड्डियों के ढांचे जैसा शरीर देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि इसका पति विदेश में रहकर अच्छे खासे पैसे भेजा करता है। क्या देख रही है? जा जल्दी मेरे बेटे के लिए पानी ला। सास ने अंशिका को घूरा तो वो जल्दी से पलट गई। कांपते हाथों से उसने कुंदन के आगे पानी किया और तभी अंदर से उसकी बेटी रोती हुई बाहर निकल आई। बहुत कमजोर शरीर, पीली रंगत और मिट्टी से हटे हुए बाल। वो रोते हुई माँ का पल्लू पकड़े घसीट रही थी। अंशिका जहाँ जहाँ जाती बच्ची वहाँ वहाँ उसके पीछे पीछे रहती। कुंदन खामोश नजरों से सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर के बाद अंशिका की सास ने आदेश दिया कि खाना लगा दिया जाए। दोनों नंदे कुंदन के वारे सदके जा रही थी। खाना लगने लगा तो भागकर किचन में चली गई। अरे भाभी, आप क्यों मेहनत कर रही हैं? लाए हम खाना लगा देते हैं। मक्कारी से कहते हुए सबने कुंदन के सामने खाना रखना शुरू कर दिया।
अंशिका उन्हें देखती रह गई। आज से पहले तो कभी उन्होंने हिलकर पानी का गिलास तक न उठाया था। सबने खाना शुरू किया। अंशिका खामोशी से खड़ी थी। अंशिका के साथ ही उसकी बेटी शिखा भी खड़ी थी। कुंदन ने अपनी प्लेट में खाना डाला। तुम क्यों खड़ी हो अंशिका, बैठो खाना खाओ, उसने अंशिका की ओर देखकर कहा। अंशिका तो ना बैठी मगर अचानक ये शोर मचा दिया। मम्मी मम्मी, पापा कह रहे हैं खाना खाओ, मुझे उनसे पनीर लेकर दे दो जो दादी ने नहीं खाने दिया था। शिखा मासूम से अंदाज में कहते हुए ललचाई निगाहों से प्लेट में रखे पनीर के टुकड़ों को देख रही थी। कुंदन ने चौंक कर अंशिका को देखा। शिखा से सब्र न हुआ। उसने तुरंत ही आगे बढ़कर कुंदन के हाथ से पनीर का पीस ले लिया। कुंदन घबरा गया। अरे बेटा रुको, ये गर्म है, मैं ठंडा करके देता हूँ, कुंदन ने प्यार से उससे कहा, मगर वो एकदम जोर जोर से रोने लगी। दीदी छीन लेंगी, दादी मना करेंगी, पहले भी ले लेती हैं, आप मुझे दे दें, मैं अंदर छुपकर खा लूंगी। मम्मी मुझे अंदर बिस्तरों के पीछे छुपा छुपा कर खाना देती हैं। रोती हुई शिखा लगातार बोले जा रही थी, डरी हुई नजरों से अपनी दादी को देखते हुए। उसने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि सारे ही लोग हक्का बक्का उसकी ओर देख रहे थे। अंशिका ने खामोशी से अपना सर झुका लिया। उसकी सांस आए बाएं करने लगी। कुंदन एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, उन्हें गौर से देखा। घर में बैठे सारे लोगों की सेहत काफ़ी अच्छी थी, मगर अंशिका और उसकी बेटी बहुत कमज़ोरी का शिकार थी। उसे अंदाज़ा हो गया अंशिका समय समय पर जो बात उससे कहती रहती थी वो झूठ नहीं सच थी। उसका दिल धक से रह गया। उसने अपनी बेटी को देखा जो जल्दी जल्दी खाने में लगी थी, यूं जैसे अगर एक पल भी रुकी तो कोई उससे खाना छीन लेगा। कुंदन को बहुत दुख हुआ। उसने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि वो अपनी पत्नी और बच्ची को किसी के सहारे नहीं छोड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ अंशिका, हम बाहर खाना खाने जाएंगे। उसने प्यार से अंशिका की ओर देखा। सास समझ गई थी कि बेटा उनके हाथ से निकल चुका है। दोनों नंदे खामोशी से उठकर अपना सामान बांधने लगी। घर का मालिक लौट आया तो अब उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी। अंशिका मुस्कुराते हुए कुंदन को देख रही थी, जिसके लौटने से उसकी नरक जैसी जिंदगी अब स्वर्ग में बदलने वाली थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।